नमस्कार दोस्तों, एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर एकता साहब। सर, एंड्रॉइड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा हमें बताएं, स्टेम सेल के जरिए क्या स्पाइनल इंजरी का इलाज संभव है? हाँ, स्टेम सेल के जरिए स्पाइनल इंजरी का इलाज बहुत संभव है। स्टेम सेल एक ऐसी विधि है जिससे कई बीमारियों का उपचार हो सकेगा। कभी कुछ बीमारियों में ये एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है ल्यूकीमिया के लिए या कुछ कंडीशंस के लिए, और बाकी सारी चीजों के लिए ये अभी एक्सपेरिमेंटल है। इलाज संभव है, अभी सक्सेस नहीं हो पाया। आज की डेट में ये एक्सपेरिमेंटल है, एज ए स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं। जी। सर, स्पाइन इंजरी का हम देखते तो एक इनकम्प्लीट इंजरी होती है और एक कंप्लीट इंजरी होती है, इसके क्या मायने हैं और शरीर का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? रीढ़ की हड्डी पे अगर चोट आने से स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव आ जाए, जी सर, तो उस चोट के लेवल के नीचे के स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस, जी सर, पूर्ण या अपूर्ण रूप से इफेक्ट हो जाते हैं। जी, जैसे कि हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, सेंसेशन का कुछ, बाउल ब्लैड, हाँ, एहसास, सेंसेशन, पेशाब और स्टूल का कंट्रोल, बाउल ब्लैडर कंट्रोल जिसे कहते हैं, कुछ सेक्सुअल फंक्शंस, ऑटोनॉमिक फंक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल, और गर्दन में चोट में, ऊपर की चोट में सांस लेने की प्रक्रिया भी रुक सकती है। तो जिस लेवल पे चोट हो उससे नीचे वो फंक्शन इफेक्ट हो जाते हैं। कंप्लीट इंजरी तब कहते हैं जब अगर स्पाइनल कॉर्ड के उस चोट पे से उस लेवल के सारे सेल्स अगर पूर्ण रूप से अफेक्टेड हो जाते हैं, जी सर, तो नीचे कोई एहसास नहीं रह जाता, कोई हिलाने की शक्ति नहीं रह जाती, तो उसे कंप्लीट इंजरी कहते हैं। सर, जो सर्वाइकल इंजरी जो होती है तो उसमें हाथों की जो सेंसेशन है या पैरों का ऐसा कुछ सिस्टम है कि अगर सर्वाइकल में इंजरी है तो हाथों की सेंसेशन उसमें जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं? हाँ, मतलब वही, जैसे अगर टेलीफोन एक्सचेंज है सर, टेलीफोन एक्सचेंज में डिफेक्ट हो जी, तो सारे टेलीफोन्स जहाँ जाते सारे इफेक्ट हो सकते हैं ना। अगर टेलीफोन एक्सचेंज से निकलते ही केबल कट जाए तो भी सारे इफेक्ट हो जाएंगे। पर अगर टेलीफोन एक्सचेंज से मेन केबल निकलने के थोड़े दूर बाद इफेक्ट हो तो उससे पहले के फोन काम करेंगे, आगे के नहीं काम करेंगे। तो उसी तरह आप ब्रेन को आप एक टेलीफोन एक्सचेंज की तरह मान लीजिए, जो स्पाइनल कॉर्ड उससे निकल रही है वो मेन केबल की तरह मान लीजिए, है ना। अगर ब्रेन में ही प्रॉब्लम है तो फिर सारे भाग इफेक्ट हो सकते हैं, है ना। पर अगर स्पाइनल कॉर्ड उससे थोड़ा नीचे इफेक्ट होती है तो उससे ऊपर वो काम करेगा पर नीचे नहीं काम करेगा, है ना। तो उसी तरह जो मस्तिष्क से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, तो अगर गर्दन में चोट है तो गर्दन से स्नायु हाथ में आते हैं, तो हाथ डिपेंड करता है किस लेवल पे, उसी हिसाब से वो नसें इफेक्ट हो जाती हैं, हाथ की और धड़ की और दोनों पैरों की। पर अगर गर्दन से नीचे चोट हो तो हाथ बच जाएंगे, और उससे नीचे के स्नायु धड़ और दोनों पैर इफेक्ट हो जाते हैं। तो किस लेवल पे चोट है उस पे। हाँ, और पहले हम बात कर रहे थे कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी। अगर इनकम्प्लीट इंजरी हो तो मतलब वहां स्पाइनल कॉर्ड के कुछ सेल्स बच गए, जीवित रह गए, तो नीचे कुछ एहसास, कुछ हिलाने की शक्ति रह जाती है। ऐसे लोगों में देखा गया है कि ये रिकवर कर जाते टाइम के साथ, नीचे ताकत आ जाती है इनकम्प्लीट। हाँ, पर इनकम्प्लीट में। पर अगर कंप्लीट इंजरी हो तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सेल्स बाकी शरीर के बाकी सेल्स से अलग हैं, क्योंकि इनमें रीजनरेट करने की क्षमता नहीं होती, दोबारा से जीवित होने की क्षमता नहीं होती। जख्म यहाँ लगे, आसपास के सेल्स दोबारा से रीजनरेट होके वो जख्म को भर देते हैं। किसी अंग में चोट लगे, किसी अंदर अंग में चोट लगे, वो दोबारा भर जाता है। पर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ये क्षमता नहीं है। तो इसलिए अगर एक बार कंप्लीट इंजरी हो तो आज की डेट में कोई ऐसी विधि नहीं कि नीचे दोबारा से ताकत आ सके। ये लोग फिर जिंदगी भर के लिए उस लेवल के नीचे पैरालाइज्ड रहते हैं। इस पे काफी रिसर्च चल रही है सर, और क्षमता है, पोटेंशियल है
स्टेम सेल रिसर्च का कि कभी ना कभी इस पे उसी के ऊपर उम्मीद है, उम्मीद है उसी के ऊपर। बाकी अगर चोट है तो इसके बावजूद कैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आना है, जिसे रिहैबिलिटेशन कहते हैं, वो आज की डेट में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। और इसको आसान करने के लिए बहुत सारी रिसर्च चल रही है। ओके सर। जैसे कि ब्रेन मशीन इंटरफेस है, पैरालाइज्ड अंग है, काम नहीं करता, बट ब्रेन मैपिंग करके कैसे ब्रेन को स्टिमुलेट करके वो अंग चल पाए, वो रिसर्च काफी चल रही। तो ऐसे रिसर्च काफी चल रही, बट क्योर फाइंड करना कि वो स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स रीजनरेट करे, वो स्टेम सेल में पोटेंशियल है, पर आज की डेट में ये एक्सपेरिमेंट है। सर भविष्य में भी कोई इसका अभी कुछ टाइम पीरियड कुछ ऐसा बता पाएंगे, कोई इलाज संभव हो इसमें? मतलब देखिए, आप मीडिया में सुनते होंगे लोग क्लेम्स देते हैं हर दूसरे दिन, बट ये सारे क्लेम्स अनसब्सटैंशिएटेड है। हम उसको तब मानते हैं जब ये एक पीयर रिव्यूड जर्नल में एक्सेप्ट होता है पब्लिकेशन के लिए, और उसमें भी जब सारे एक्सपर्ट्स का उस पे कंसेंसस हो कि हाँ ये आ गया। आज के डेट में दुर्भाग्यवश कोई ऐसी विधि नहीं निकली पूरे दुनिया में, और जो एक्सपर्ट ग्रुप है उनका ये सोच है कि इसमें पोटेंशियल बहुत है, पर अभी हमें काफी दूर जाना है ना। मतलब पहले कोई भी रिसर्च करने से पहले, आदमियों में करने से पहले वो जानवरों की प्री क्लिनिकल रिसर्च, प्री क्लिनिकल रिसर्च में अच्छे ट्रेंड्स आए, पर उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए इंसानों में। इंसानों में भी रिसर्च पहले फेज 1 फिर फेज 2 फिर फेज 3 होती है, इससे पहले कि उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर में एक्सेप्ट करें। तो अभी हम फेज 1-2 में ही बैठे कि इसका कोई साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ज्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या डोज होनी चाहिए, अभी हम वहीं पे बैठे हुए। जो सारा निष्कर्ष अगर निकाले तो आज एक्सपर्ट्स यही सोचते हैं कि कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ रीजनरेट नहीं कर रहे, वहाँ ग्रोथ फैक्टर्स भी होने चाहिए, और वहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रीजनरेशन को रोकते हैं। तो ये सारों स्ट्रैटेजीज अगर कंबाइन करें कि एक स्कैफोल्ड दें जो डिफेक्ट फिल करे, स्टेम सेल से रीजनरेशन हो, ग्रोथ फैक्टर्स डालें और इनहिबिटिंग फैक्टर्स को रोकें, तो जाके वो स्ट्रैटेजी काम करेगी। तो इस पे काम चल रहा है, पर कब होगा क्या नहीं सकते। होने को कामयाबी 3 साल में आ जाए, ना होने को हमारी जिंदगी बीत जाए और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो खास तौर से हमारा संदेश रहेगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्रों से कि होप जरूर रखें, पर उसको लेके अपना आज ना रोकें। आज रिहैबिलिटेशन से आप साधारण जिंदगी में वापस आ सकते हैं। जी सर, आप आज जिए, होप रखें कि कभी ना कभी क्योर आएगा। सर अक्सर हम देखते हैं जो स्पाइनल इंजरी के जो पेशेंट है उनको यूरिन इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो जो भी प्रोसेस आप डॉक्टर बताते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। तो सर इसका क्या कारण है कि यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है? देखिए, ऐसा है कि जब रीढ़ की हड्डी पे चोट से स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट होता है सर, तो उससे नीचे सारे अंग पे असर हो जाता है। हमने बात की कि पेशाब स्टूल कंट्रोल पे भी असर हो जाता है। सर, जब पेशाब पे कंट्रोल पे असर होता है तो पेशाब की थैली पे जैसे पेशाब भरता है सर, उसका नियंत्रण ना जाने से बैक प्रेशर चेंजेस किडनी पे आ सकते हैं। अगर तभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मैनेजमेंट रेवोल्यूशनाइज हुआ दूसरे विश्व युद्ध में। उससे पहले तक कहते थे कि एक ऐसा इलाज है, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं करना चाहिए, इलाज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जितने लोगों को स्पाइनल इंजरी हुई थी उनमें 90% लोग 1 साल के अंदर गुजर गए थे, और खाली 1% 20 साल तक जी पाए थे। और जो लोगों की मृत्यु होती थी वो ज्यादा कारण था किडनी फेल होने के कारण, क्योंकि उनका ब्लैडर ठीक काम नहीं कर रहा, बैक प्रेशर चेंजेस किडनी होते थे, तो मेन कारण होता था किडनी फेलियर। आजकल क्योंकि ब्लैडर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ये एक मेन कारण नहीं है, पर क्योंकि ये इफेक्ट हो जाता है सिस्टम, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है अगर पूरा समझाने की कोशिश करें, पर
अगर आप एक लो प्रेशर ब्लैडर नहीं बनाते हैं जी, तो ब्लैडर में प्रेशर ज्यादा होने से इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। आप जैसे एक मान लें मलेरिया को रोकने के लिए कहते हैं ना, वाटर कूलर में पानी ना खड़ा रहे, जगह जगह पानी ना खड़े हो, वहां पे मच्छर और बाकी चीजें पनपती हैं। उसी तरह जब पेशाब की थैली में पेशाब पूरा निकले ना, भरा रहे, तो वहां संक्रमण इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक अच्छा ब्लैडर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसमें भी क्या करते हैं कि कैथेटर डाल के पेशाब निकालते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी विधि नहीं कि बिल्कुल हाँ इन्फेक्शन हो ही नहीं, क्योंकि जब आप बार बार एक अलग से चीज अंदर डाल रहे हैं और खुद डाल रहे हैं इन्फेक्शन के तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। बट एक अच्छा मैनेज ब्लैडर में ये इन्फेक्शन के चांसेस को न्यूनतम किया जा सकता है। सर इसमें और लोग साधारण जिंदगी जीते हैं। सर इसमें दो चीजें हैं कि वो एक CIC करते हैं जो हर 4-4 घंटे बाद आप लोग सर्विस करते हैं, और एक परमानेंट कैथेटर डाल देते हैं, तो उसमें क्या बेटर है कि CIC करना है या कैथेटर करना? देखिए, परमानेंट कैथेटर तो खाली उन्हीं में डालना चाहिए जो खुद, जिनके जैसे गर्दन की चोट है और हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और जिनमें घर में कोई ऐसा केयर गिवर नहीं है जो बार बार कर सके, या उनको जॉब पे जाना है तो उसमें दिक्कत आती है। तो नहीं तो परमानेंट कैथेटर एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर परमानेंट कैथेटर अंदर रहेगा तो जैसे अगर एक गुब्बारा है, ठीक है, वो धीरे धीरे सुकड़ जाता है, उसी तरह ब्लैडर भी, क्योंकि उसमें वो फैल नहीं रहा, जब भी पेशाब आ रहा है वो कैथेटर से निकल रहा है, तो वो फूल नहीं रहा, तो वो धीरे धीरे सुकड़ता जाता है, उसकी कैपेसिटी कम जाती है। जो 500 ml है धीरे धीरे कम होता जाएगा, और धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा कि थोड़े यूरिन में भी बैक प्रेशर चेंजेस किडनी में हो सकते हैं। तो इनवेलिंग कैथेटर तभी हम प्रेफर नहीं करते। जी सर। दूसरा, ये कैथेटर पड़ा है, कोई भी खिंचाव पड़े नॉर्मल एक्टिविटी पे खींचने से उसमें भी चोट हो सकती है। तीसरा कि सुकड़ने के अलावा इन्फेक्शन के चांस और बढ़ जाते हैं। ओके सर। चौथा, अगर कैथेटर एक फॉरेन बॉडी है, अंदर रहेगा, तो थोड़ा बहुत कैंसर जैसे चीजों के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो आइडियल गोल्ड स्टैंडर्ड है क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, जो कि 4 घंटे में नहीं, अक्सर लोग 6 या 8 घंटे, दिन में 3 या 4 बार करके भी, जैसे हम लोग जाते हैं टॉयलेट जाते हैं, तो वो भी टॉयलेट जाके खुद ही नली से निकाल के उतनी देर में बाहर आ सकते हैं, एक साधारण जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ओके सर। सर पेशेंट्स को अगर कोई जख्म हो जाता है जिसको बेडसोर का नाम दिया गया, तो इंजरी में बेडसोर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर एक बार हो गया बेडसोर तो वो ठीक होने में फिर सालों ले जाता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कारण यह है कि हम आप में एहसास की शक्ति है सर। तो हम बैठते हैं तो जहाँ पे प्रेशर आता है स्किन पे, त्वचा पे, तो वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हुई तो आप हिल लेते हैं, थोड़ा सा पेन हुआ, थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई। बट ये यादा वहाँ होता है जहाँ पे जो हड्डी है वो स्किन के यादा, त्वचा के यादा पास आ रही, कुछ एरियाज होते हैं बॉडी में। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड में ये एहसास की शक्ति नहीं, जब वो बैठते हैं उन्हें पता नहीं चलता, वहाँ पे जब खून का दौराव कम भी होता है अगर स्किन पे, तो उन्हें उसका पता नहीं चलता, तो वो हिलते नहीं है, तो वहाँ पे खून के और ऑक्सीजन के अभाव से वो स्किन के सेल्स मर जाते हैं, ठीक है, और कितना इंसल्ट हो उस हिसाब से उतना गहराई तक वो पहुंच जाता है। तो वो जब मर जाते हैं तो धीरे धीरे वो निकल जाएगी चमड़ी, तो वो उसको प्रेशर सोर कहते हैं या बेड सोर कहते हैं। प्रेशर सोर बेहतर टर्म है क्योंकि प्रेशर से हुआ है। तो और कितना इफेक्ट हुआ उस हिसाब से ग्रेड 1 से ग्रेड 4 में पूरा हड्डी तक इफेक्ट बन जाता। अब ये खुला जख्म है ना, और प्रेशर जब तक हटाएंगे नहीं वो भरेगा नहीं, तो ये लंबा रहने में इन्फेक्शन के चांस होते हैं। और जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनमें प्रेशर सोर एक आम कारण है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। तो इससे बचाने के लिए प्रेशर हटाइए, ठीक है।
जो हमारे मित्र हैं जो व्हीलचेयर पे हैं, जो स्पाइनल इंजर्ड हैं, उन्हें ट्रेन करना होता है कि कैसे आप एक जगह प्रेशर ना आने दें, हर 15-20 मिनट बाद आप पोजीशन चेंज करते रहे, वो सारी ट्रेनिंग। अगर ये हो जाए तो इसको जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी इलाज करना जो कि संभव है, वो बहुत जरूरी है। सर, इसमें अगर हम देखें आज के दौरान तो लोगों को बैक पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और बैक पेन की जब प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि बैक पेन की प्रॉब्लम है तो सर्जरी को अवॉइड करिएगा, आप सर्जरी से उसको लोगों को घबरा देते हैं। तो इसके क्या मायने हैं कि अगर सर्जरी अगर मान लीजिए बैक पेन में कर देते हैं तो वो लोग बताते हैं कि नहीं सर्जरी से बचिएगा, उसमें पैरालाइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसका सब थोड़ा सा बताइए। पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल कमर का दर्द कह सकते हैं महामारी की तरह फैला हुआ है, और उसका मेन कारण है हमारी जीवन शैली। पहले इंसान की जैसे जीवन शैली थी, पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, जानवर देखे, घर का काम किया, कुएं पे गए, तो उसी में गांव में हर जगह पहले है ना। पहले तो जिंदगी आज से 100 साल पहले ऐसे ही होती थी, तो जीवन शैली में ही वर्जिश होती थी, एक्सरसाइजेस होती थी, मांसपेशियां बने रहते थे। इंसानों में कमर के मांसपेशियों का बना रहना बहुत अहम है, क्योंकि जब इंसान पहले जानवरों की तरह 4 पैरों पे चलता था, बट 2 पैरों पे खड़ा हुआ तो मजबूत मांसपेशियों के बल होते थे। पर अब ये कमर पे ज्यादा लोड आता है, क्योंकि ऊपर का सारा वजन अब कमर से जा रहा है, जो कि पहले 4 पैरों से चला जाता था। अगर ये मांसपेशियां कमजोर हों तो कमर पे तोड़फोड़ ज्यादा होने से मांसपेशियों का दर्द, डिस्क का दर्द, लिगामेंट का पेन, सारी बीमारियां आती। आजकल की जीवन शैली हो गई है जिसमें एक्सरसाइज है नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठ के काम, गलत पोस्चर है ना, ऊपर से मेंटल स्ट्रेस बहुत, ठीक है, जो कि आपकी बर्दाश्त करने की शक्ति कम करता है। तो ये कारण है कुछ क्यों आज के दिन कमर का दर्द महामारी की तरह फैला हुआ है, कमर और गर्दन का दर्द। अब मिथ्स हैं बहुत सोसाइटी में, है ना, और जिसमें से एक मिथ है कि अगर कमर का दर्द हो आप बिस्तर में लेट जाओ 1 महीना, बेड रेस्ट करिए, जबकि रिसर्च ये दिखाती है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, मांसपेशी और कमजोर हो, है ना, तो दर्द का लंबा बने रहने का चांस बन जाता है। और ऐसी एक मिथ है कि अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत हो तो बिल्कुल नहीं कराना, आप पैरालाइज हो जाएंगे। ऐसे लोग ज्यादा पहले तो बोलना चाहूंगा कि कमर दर्द में खाली 1 से 3% लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर लोग, मतलब 97 से ऊपर प्रतिशत लोग ऐसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। पर अगर जरूरत हो तो ना करने में कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, ना कि करने में। चांस इससे कोई दिक्कत आएगी उतनी है जितनी सड़क पर चलते हुए सड़क दुर्घटना में, है ना, पर ना करने में वो कहीं ज्यादा दिक्कत आ सकती है। स्पाइन सर्जरी बिल्कुल सेफ है, हाँ, अगर आप एक ट्रेन्ड स्पाइन सर्जन से कराते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेफ सर्जरी। सर, एमरल्ड न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।